नए साल के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। इंटरनेशनल दबाव जो है ना वो काम कर गया और फौज ने जो है वो घुटने टेक दिए। अभी इधर सजाएं हुई थी और अभी आपने ठग करके जो है उनकी सजाएं जो है वो माफ भी कर दी। दूसरी जगह पे कुछ और रोड ब्लॉक्स भी जो है वहां पे मौजूद हैं और वो जेहन में रखिएगा, वो है जनरल फैज की शक्ल। साल को नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, इस तरह लग रहा है कि नए साल के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। एनालाइज करेंगे इसको बैठ के कि क्या ये वाकई खुशखबरियां हैं या एक्चुअली एक बड़े पैकेज के अंदर छोटा धमाका रखा गया है। रिचर्ड ग्रेनेल के जरिए बहुत सी ट्वीट्स हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल वगैरह ये लोग सारे उन्होंने बैठ के उनको शिकायतें लगाना शुरू की, टैग कर करके कि देखें जी साढ़े ना मुल्क की हो रहा है, कभी किसी की शिकायत, कभी सियासतदान की शिकायत, कभी सहाफी की शिकायत। तो उसके ऊपर भी पीटीआई के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि बेटा अब क्या पूरी जमात जो है वो बाहर से बैठ के चलानी है, दूसरे मुल्क के मुशीरों के जरिए अपनी जमात को चलाना है। लेकिन उसके बाद एकदम जो है वो ये खबरें आना शुरू हुई कि जनाब एकदम मुज़ाकरात के लिए दोनों साइड जो है वो मान गई है। हुकूमत पहले नहीं मान रही थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत भी मान गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें आज उसकी दूसरी मीटिंग हुई। उसकी पहली मीटिंग में फैसला हुआ कि जनाब अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करेगी, जो आज उन्होंने पेश कर दिया है। अच्छा, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज हुई वो मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हुई आईएसपीआर की जानिब से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई कि जनाब साने 9 मई 2023 के सिलसिले में 19 जो मुजरिमान हैं उनकी सजाएं माफ करने का ऐलान कर दिया गया है और उनकी सजाएं जो है वो रहम की अपील और माफी की अपील के बाद जो है वो अप्रूव हुई हैं। अब जाहिर बात है ये अप्रूवल जो है वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। जनरल आसिम मुनीर ने अगर इस माफी को अप्रूव किया है तो तब जाके ये माफियां हुई हैं। और उसके अंदर यह बताया गया है कि 67 मुजरिमान ने जो है वो रहम की अपीलें दायर की थी। जेहन में रखिएगा कि 85 जो है उनको 85 उनको ये सजाएं हो चुकी हैं, जिसमें से 67 ने जो है वो रहम की अपीलें दायर कर दी हैं। तो यानी पीछे जो है वो आप समझ लें कि तकरीबन 18 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने ऐसी कोई अपील फाइल नहीं की है रहम की, लेकिन 67 ने जो है वो अपीलें फाइल कर दी हैं। अच्छा, उसमें से 48 अपीलें जो है वो कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल की गई हैं और जो दीगर मुजरिमान हैं उनकी सजाएं तकरीबन 2-2 साल की एवरेज के तौर पर सजा थी, उनको जो है वो माफ कर दिया गया है 19 अफराद। अब इसके 2-3 जाविये हैं इस सारी चीज को और मैं दोनों ही आपके सामने रखूंगा। इसमें जो प्रो पीटीआई एलिमेंट होगा, जो मैं सोशल मीडिया पे पहले से प्रेडिक्ट करके बताया था, उन्होंने कहना है कि जनाब देखें इंटरनेशनल दबाव जो है ना वो काम कर गया और फौज ने जो है वो घुटने टेक दिए। अभी इधर सजाएं हुई थी और अभी आपने ठग करके जो है वो उनकी सजाएं जो है वो माफ भी कर इसका। और जनाब अभी डोनाल्ड ट्रंप आया नहीं है तो फौज जो है ना वो पीटीआई को रिलीफ देना शुरू हो चुकी है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है इस सारी चीज को देखने का और वो है प्रैग्मेटिक किस्म का, एक रियलिस्टिक किस्म का मेरे ख्याल में एंगल। पहली बात तो ये कि 9 मई के हवाले से अगर आप उठा के देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.5 साल का अरसा बनता है। मतलब 9 मई को अब तक हुए हुए, जनवरी में आप बैठे हुए हैं, तकरीबन 1.5 साल से भी ज्यादा बल्कि तो 1.5 साल से ज्यादा 9 मई के चंद दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर अंदर ये लोग जो है वो सारे गिरफ्तार हो गए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल से ये ऑलरेडी कैद में थे, ठीक है, 1.5 साल से तकरीबन कैद में। जिन लोगों की सजाएं माफ हो रही हैं 2-2 साल की, अच्छा इससे पहले भी लोगों की माफियां हो चुकी हैं, ये सारे 85 के 85 थे, इसमें से कई लोगों की माफिया पहले भी हो चुकी है जिनको सजाएं हुई थी, या तो उनका वो जो कैद का पीरियड था वही मुकम्मल हो गया हुआ था तो इसलिए उनको छोड़ दिया गया, और कुछ जो है उसमें से बेगुनाह करार पर, कुछ ये वाले हैं 19 हैं जिनमें से जो है वो कई लोग तकरीबन 1.5 साल का अरसा पूरा कर चुके थे। तो जिस शख्स को अगर 2 साल की कैद है उसको 1.5 के बाद ही अगर उसको रिहाई मिल गई है, इसमें कौन सा बड़ा तीर मारने वाली बात। मेरा ख्याल में सबसे बड़ा इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा ना वो तो तब आएगा जिनको 10-10 साल कैद की सजा हुई है, जिसमें मिसाल के तौर पे हसन न्याजी है, इमरान खान का जो भांजा है, अगर उसे माफी मिल जाती है, वो पहली बात तो माफी मांगे और उसके बाद उसे माफी मिल जाए तो दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। लेकिन दूसरे एंगल के ऊपर जो है सारी चीज को अगर देखा जाए तो वो ये है कि मुल्क के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट, मेरी नजर में भी अच्छी डेवलपमेंट है। उसके 2-3 जाविये हैं। हमेशा जो है वो आप किसी एक वाकये के साथ स्टकअप नहीं रह सकते, आपने मूव ऑन करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मूव ऑन करना है, फौज ने भी मूव ऑन करना है, हुकूमत ने भी मूव ऑन करना है, अवाम ने और मीडिया ने भी इसे मूव ऑन करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 साल पहले जो एक वाकया डिस्कस हुआ है या वाकया पेश आया है, आप उसी के ऊपर बैठ के जो है वो बहस करते रहे और आप उसी को लेके जो है उसमें पॉलिटिक्स करते रहे। सो इसलिए मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, फौज की जानिब से ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि 19 लोगों को जो है ना रहम की अपील मंजूर करते हुए जो है वो दिया गया है और ये रिलीफ दिया गया है। लेकिन 2-4 इस सारे मामले के अंदर एंगल्स हैं। पहली बात तो ये है कि ज़हन में रखिएगा कि इन्होंने माफी मांगी, इन्होंने बाकायदा माफी मांगी, इनको बगैर माफी मांगे नहीं छोड़ा गया है, इन्होंने बाकायदा माफी मांगी है। अब वो आपकी मर्जी है, आप टेबल की किस साइड के ऊपर बैठते हैं कि आप ये कि जनाब ये माफी मंगवाई गई है या उनसे जो है उनको खुद इस बात का एहसास हुआ कि भाई बस काफी हो गया हमने। मतलब ज़हन में रखिएगा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये कोई बहुत ज्यादा वेल ऑफ लोग नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा वेल टू डू लोग नहीं है, कोई पावरफुल लोग नहीं है। ये एक पॉलिटिकल लीडर के कहने के ऊपर जो है वो बाहर निकल पड़े और एहतजाज उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद इनकी अपनी जिंदगियों का भी बेड़ा गर्क हुआ। इनमें से कई जो है वो नौकरी पेशा होंगे, उनकी नौकरियां खत्म हो गई, बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया, फैमिलीज दरबदर हो गई। तो जाहिर बात है वो लोग भी आगे चलना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में
आगे चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कदम तो इन्होंने तो कदम उठा लिया और इन्होंने तो चले इनको रिलीफ मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि इनको यहां तक जो पहुंचाने वाले थे, या उनके अगेंस्ट कोई एहतसाब होता है या नहीं होता। अगर तो उनके अगेंस्ट कोई एहतसाब नहीं हुआ तो फिर ज़हन में रखिएगा, इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो है ना 9 मई को बुलाने का फैसला कर लिया। मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता आने वाले हफ्तों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर, इसका मतलब है फिर एस्टैब्लिशमेंट ने भी फैसला कर लिया कि जी 9 मई की किताब जो है उसे बंद किया जाए और बंद करके इसको अलमारी में रख के इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो। क्योंकि कारकुनों को तो आपने सजाएं सुना दी, किसी को 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, आपने सबको सजाएं सुना दी। लेकिन हमें बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया कि जनाब वो जो प्लानर हैं, जो एक्सिक्यूशनर हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना है। तो उनके खिलाफ तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 9 मई के वाले से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये आपकी मर्जी है, अब आप इसको जिस तरह मर्जी देख लें। लेकिन मेरी नजर में पॉजिटिव डेवलपमेंट इस सेंस में ये है कि चीजें आगे की तरफ चलेगी। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसी तनाजुर में ये तो हो गया जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है। दूसरी जगह पे सियासी मामला के हवाले से जो आज मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हुआ, उसमें अली अमीन गंडापुर का खासतौर पर इंतजार किया गया। पहले ये मुज़ाकरात जो है सुबह 11:30 बजे होने थे, लेकिन SIFC का इजलास जो है वो चूंकि मुनक्किद होना था और अली अमीन गंडापुर ने उसे अटेंड करना था, इसलिए मुज़ाकरात जो है फिर शाम के वक्त, अब से कुछ देर पहले जो है वो मुज़ाकरात हुए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, जिसको अली अमीन गंडापुर ने भी अटेंड किया। इवन दो उमर अयूब एक्चुअली इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर का इंतजार हो रहा था। अब अंदर से जो खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिमांड किया है कि जनाब एक तो वही हमारे सियासी कैदियों को जो है रिहा किया जाए, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मजीद केसेस ना बनाए। एक तो उन्होंने ये बात की, जिसमें जाहिर बात है इमरान खान भी शामिल है। दूसरी डिमांड जो उसमें की गई है वो यही है कि जनाब 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैं आपको ऑलरेडी अपनी खबर के हवाले से, मैं अपनी खबर पर अभी भी कायम हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इनकी डिमांड नंबर 1 जो है वो मंजूर कर ली गई, जिसकी आप समझ लें एक किस्म की पहली खेप आ गई है, 19 अफराद की पहली खेप आ गई है जिनको रिलीफ मिल गया, तो अगर बाकियों को भी इस तरह मिल गया तो ये लोग भी अपनी डिमांड से पीछे हट कि जी 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी जो है वो की जाए, वो ये लोग इस डिमांड से भी पीछे हट जाएंगे। तो फिलहाल जो है ये 2 डिमांड्स अभी तक आई हैं। ये बताया गया कि एज सच कोई तहरीरी तौर पे जो है वो अभी तक नहीं आया। मुख्तलिफ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद वर्बली जो है वो कहा गया है, जो भी अपनी डिमांड्स हैं वो वर्बली कही गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम, उसके हवाले से जो है वो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई, और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनाने के हवाले से फिलहाल अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इवन तो मुझे ये खबर है कि ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं, PTI के अपने इंटरनली जो है ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं। तो एक जगह ये पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज आती है, और दूसरी जगह ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं। सो इसलिए मेरे ख्याल में जिसे आप कह सकते हैं इन मुज़ाकरात को बूस्ट मिला है, इस सुबह सुबह आने वाली इस प्रेस रिलीज से इन मुज़ाकरात को बूस्ट मिला है। लेकिन दूसरी जगह पे कुछ और रोड ब्लॉक्स भी जो है वहां पे मौजूद हैं, और वो ज़हन में रखिएगा वो है जनरल फैज की शक्ल। आप उसे भूल ना जाइएगा। इस पूरे कैनवस के अंदर जो है जनरल फैज भी एक कॉर्नर के ऊपर बैठे हुए हैं, और कहने वाले ये बातें कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो चमगोइयां हो रही हैं, सरगोशियां हो रही हैं, वो ये है कि आने वाले हफ्तों के अंदर जो है शायद उनका भी कोई ना कोई हिसाब हो जाएगा। अब इसमें 2 सूरतें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी लगता है कि वो ऑलरेडी जनरल फैज को डंप कर चुकी, मतलब वो जनरल फैज को ये डिपेंड करता है ना, कुर्बानी का बकरा आपने किसको बनाना है। तो जनरल फैज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले ही बयान आना शुरू हो गए थे, वो अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो ये कह देंगे कि जनाब अगर इदारा इनको कोई सजा सुजा सुनाता है, साडा कोई लेना नहीं, भावे जो मर्जी करो। मुझे ये लग रहा है कि वो यही करेंगे कि अगर उनको कोई सजा सुना दी गई तो वहां से जो है वो एक डेवलपमेंट वहां से भी पता लगेगा। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है वो है इमरान खान साहब। इन 19 लोगों को तो रिहाई मिल गई, रिहाई मिलनी है वैसे, अभी तो इनकी सिर्फ माफिया कबूल हुई है, रिहाई तो भी मिलनी है। तो इमरान खान साहब का क्या बनेगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी एक और सारी चीजें मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है, जो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है आईनी बेंच के सामने, 7 जनवरी को वो भी यानी कि अगले हफ्ते समाअत के लिए वो मुकर्रर हो गई है। तो उसकी भी डेट जो है वो आने लगी है। हो सकता है कि वहां से भी जो है कोई बड़ा फैसला अनकरीब आ जाए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। अगर वो आ गया और उसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को ही, उसकी कार्रवाई को ही गैर आईनी करार दे दिया कि उनका ट्रायल सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, फिर तो ये सारा का सारा कुछ वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये जो माफिया शाफियां वगैरह भी, ये फिर तो वो मतलब उनका ट्रायल यहाँ पे हो ही नहीं सकेगा, ना माफिया चलेंगी फिर, ना सब कुछ चलेगा, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया तो दूसरी एक और जो खुशखबरी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक दिन में काफी खुशखबरी है, वो साकिब बशीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में दर्ज मुकदमात में 350 PTI वर्कर्स की जमानतों की दरख्वास्त जो है वो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकर्रर थी। इसमें अक्सरियत की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिन्हें एक बड़ा रिलीफ यहां से भी मिला है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब से आज मुलाकात के बाद उनके जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा बनी गाला शिफ्ट होने के सवाल पर इमरान खान ने उन्हें कहा है कि जी मुझे बनी गाला शिफ्ट होने के हवाले से बिलवास्ता तौर पर कहा गया था, जब तक मेरे कारकुन और रहनुमा रिहा नहीं होंगे मैं अपनी रिहाई की बात नहीं करूंगा। मुज़ाकरात पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा हमने 2 मुतालबात रखे हैं, ये ओपनिंग है, देखें हुकूमत क्या जवाब देती है। 31 जनवरी की डेडलाइन है, हमारी तरसीलात ज़र रोकने की कॉल जारी है, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो हम उस पर नजरसानी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नजरिया है जिसे कोई ताकत नहीं रोक सकती, इस नजरिए को ताकत के बलबूते पर नहीं रोका जा सकता। ताकतवर कई महीनों से तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ को क्रश करते करते मुल्क में जमहूरियत, आजाद मीडिया और अदलिया का गला घोंट दिया गया। लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। काजी फाइसा ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को फरामोश किया। अब आईनी बेंच की परफॉर्मेंस भी वैसे ही है जैसे काजी फाइसा की थी। इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां पूरी दुनिया का मसला है, ये किसी एक मुल्क, एक गिरोह या पार्टी का मसला नहीं है। दुनिया भर में जहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं वहां आवाज उठाई जाती है और इस आवाज को सुना जाता है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी मुसलसल है। रिजीम की तब्दीली से PDM हुकूमत आने तक 26 नवंबर तक
खिलाफ वर्जियां जारी रही, 6 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। लापता अफराद की जिंदगियों के बारे में खदशात हैं। हुकूमत इन लापता अफराद की तलाश और उनके बारे में बताने में नाकाम हो चुकी है। और 9 मई के बारे में हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। खदशा है कि हुकूमत 9 मई पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी। 9 मई और 26 नवंबर 2 ऐसे साने हैं जिसमें आम पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए हैं, आम शहरियों की जाने भी गई हैं। हमारे पास इसके सबूत हैं। हम आजाद जुडिशल कमीशन चाहते हैं जो दुनिया भर में रवाज है। वैसे मैं वैसी बात कर रहा हूँ, अलीमीन गंडापुर साहब को कहते बना लें। मतलब आप हुकूमत से भी डिमांड कर रहे हैं, आप अलीमीन गंडापुर को कहें, वजीर आला है ना खैबर पख्तूनख्वा के, आप उनसे क्या बना दें जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से बना लें, उसमें से कौन सी बात। तो या आपके ख्याल में गंडापुर साहब नहीं कर सके, ये भी तो है ना, ये भी तो मसला है। तो करना चाहें तो वैसे उनसे भी ये करवाया जा सकता है। अच्छा, एक और खबर जो है वो जनाब आई है मईशत के हवाले से, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने SIFC एपिक्स कमेटी का जो इजलास हो रहा था उससे खिताब में कहा है कि महंगाई की शरह 2018 के बाद पहली बार 4.1% पे आई है। बैरूनी तरसीलात में पिछले 5 माह में पिछले साल की निस्बत 34% इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट बेहतर हुई है। फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन से $12.5 अरब तक पहुंच गए हैं। और बैंकों का पॉलिसी रेट 13% है। अभी भी गुंजाइश है कि स्टेट बैंक मजीद 8 पॉइंट तक पॉलिसी रेट जो है वो कम कर सकता है। अगर 8 पॉइंट पॉलिसी रेट कम होता है तो ये 13 से 5% पे आ जाता है। लेकिन बात यह है ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है आपने अब उसे बिल्कुल ऑटोनमस कर दिया है। तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे नहीं करता, वो हालात को देखते हुए करता है। कई जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद ये 11% तक जाएगा, कुछ का कहना है ये 8 या 9% तक जाएगा। तो लेकिन जाहिर बात है ये स्पेकुलेटिव बातें, वी डोंट नो कि इसमें होता क्या है। दूसरी बात ये जो फरमा रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब की, जी ये 4.1% तक आ गई, बिल्कुल आई है। दिसंबर के नंबर्स जो हैं वो यही आए हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है इस चीज को नोट करना कि ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना, जो महंगाई के नंबर हम बार बार बोल रहे हैं कम हो गए, ये क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं आप 2023 के साथ। अब 2023 जो है वो एक ऐसा साल था जिसमें 28, 29, 30 मतलब इस फीसद तक महंगाई हुई थी। तो इसलिए जब आप उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो तब सिर्फ 4% का इजाफा, वरना अगर आप 2 साल के हवाले से कंपेयर करें ना, मतलब मिसाल के तौर पे आप इसको कंपेयर करें 2022 के साथ, तो ये जो 29% है ना, इसमें अगर आप 4% ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आप इसको डाल दें तो 33% बन जाता है। यानी 2 साल में महंगाई जो है वो एक्चुअली 33% उसमें इजाफा हुआ है। 29% एक दफा और 4% एक दफा, ये फर्क है। और ये जो अभी आप महंगाई कह रहे हैं ना कि कम हो गई, अब जैसे ही आप, ये मैं आपको अभी से मैं प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, चलिए नोट कर लीजिएगा मेरी बात, कि इस साल के जून के बाद, 2025 में जून के बाद ये महंगाई भी जो है ना या तो फ्लैट हो जाएगी या बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपके नंबर्स जो कंपेयर होंगे ना वो 2024 के साथ, 2025 के नंबर्स जो हैं वो 2024 के साथ होंगे। तो 2024 में तो आपकी स्लाइड शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो अब आपको अगर इसको मेंटेन करना है तो आपको 2024 के नंबर्स को भी बीट करना पड़ेगा 2025 के अंदर, जो कि जून के बाद आपके लिए डिफिकल्ट होना शुरू, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर। और जैसे ही जून के बाद आपको इन्फ्लेशन के, महंगाई के नंबर्स बीट करना मुश्किल होगा तो इंटरेस्ट रेट्स को मजीद नीचे लाना, ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, ये तो 8 पॉइंट जो है मजीद कम हो सकता है। इतना इस तरह नहीं होता, 8 पॉइंट इतने आराम से नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो सकता है। सिंगल डिजिट तक आप टच कर लें, लेकिन उनको वहां पे मेंटेन करना आपके लिए फिर डिफिकल्ट। तो साल के जो पहले 6 माह हैं उसमें आपको नंबर्स फिर भी बेहतर मिलेंगे, लेकिन डिफिकल्ट होता जाएगा नंबर्स को मेंटेन करना जून के बाद। ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर, देखें आगे क्या होता है। लेकिन दुनिया न्यूज ने एक रिपोर्ट दी है जी, उन्होंने कहा है कि बिजली की कीमतों में 20 रुपए फी यूनिट कमी जो है वो मुमकिन है, और इस सिलसिले में एक फॉर्मूला जो है वो तैयार किया गया है। नेपरा ने सिफारिशात पर मबनी दस्तावेज हुकूमत के हवाले कर दिए। इसमें कहा गया है कि बैलेंस ऑफ टेरिफ से कीमतों में को कम किया जा सकता है। फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी सरचार्जेस पर नजरसानी से अंदर कम हो सकते हैं। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके बिजली की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। बिजली की कीमत 45 रुपए 6 पैसे फी यूनिट है, इसमें से 17 रुपए 1 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसमें कहा गया है कि बिजली की टैरिफ में 15 रुपए 28 पैसे फी यूनिट टैक्स और सरचार्ज आयद है। बिजली तकसीमकार कंपनियां सार्फिन से 3 रुपए 10 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो लेती हैं। तो इसकी कोशिश है कि इसके जरिए जो है वो नंबर्स में एडजस्ट किया जा सके। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर आई है, वो ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में जो है वो तौसीह का फैसला कर लिया है। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर एक्चुअली आज ये खबरें चलती रही हैं। नामों के हवाले से जो है ना जरा अभी थोड़े से डाउट्स हैं। मिसाल के तौर पे कुछ चैनल जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें हनीफ अब्बासी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, इन 3 नामों के हवाले से, यानी बेसिकली तो पिंडी की लौट है सारी, कि उनको जो है शायद कैबिनेट में जो है वो शामिल किया जा सकता है। और तलाल चौधरी साहब के बाद के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि तलाल चौधरी साहब ने एक्चुअली अपनी सीट सेक्रीफाइस की थी फैसलाबाद के हवाले से जब इलेक्शन हुए थे, क्योंकि उस वक्त आपने जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो है वो गठजोड़ किया हुआ था। तो तलाल साहब को कह दिया गया था कि आप जो है वो भी कंटेस्ट ना करें, हम आपको सेनेट में एडजस्ट कर देंगे। तो अब उनको कैबिनेट में भी लाने की जो है वो बातें हो रही हैं। कुछ चैनल्स ने ये रिपोर्ट की है कि हो सकता है कि अताउल्लाह तारर का कलमदान जो है वो शायद तब्दील कर दिया जाए, लेकिन इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है कि आया इस तरह होता है या नहीं होता। ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले मरियम औरंगजेब जो है वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में, इससे पहले सबसे पहले तो परवेज़ रशीद साहब के बाद मरियम औरंगजेब, और उसके बाद अताउल्लाह तारर जो है वो वज़ारत इत्तलात का कलमदान जो है वो संभाल रहे हैं इस वक्त।